इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 6। देखो लेक्चर नंबर 5 में हमने मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था और बहुत सारे पॉइंट बताए थे। तो जो लास्ट में टॉपिक रह गया था, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, उस लास्ट के टॉपिक को हम थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं कि हम पढ़ा क्या रहे थे, फिर उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये, और इसमें एक रॉड जिसकी लेंथ L है और वेलोसिटी V, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी, और रॉड कंडक्टिंग है। तो इसके एंड्स के अक्रॉस यहां और यहां एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टिंग रॉड, ये हम पढ़ा चुके हैं, VBL इतना। ठीक, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक, जानते हो उसमें आप ये भी समझ सकते हो कि अगर रॉड, हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे वहां पे, अगर कोई रॉड है दैट मींस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपको देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है ना। और ये एक रॉड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये एक रॉड हो गई। अगर ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है, कट करके चलती है, तो इंड्यूस्ड डेवलप होता है कितना, VBL। ये रॉड की जो लेंथ है ये किसको कट कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है। तो ये जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे, कट करने वाले टॉपिक को। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड डायरेक्शन में मेरा फेस है उधर की तरफ मैं क्या मानता हूं, नॉर्थ। मेरा फेस इधर है तो ये सामने नॉर्थ मान लेंगे, और अपनी तरफ साउथ, राइट हैंड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड में वेस्ट। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो जस्ट सामने क्या मानूंगा, नॉर्थ, और अपनी तरफ साउथ, राइट हैंड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड में वेस्ट, ऑलवेज। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो नॉर्थ सामने, अपनी तरफ साउथ, राइट हैंड में ईस्ट, और ये वेस्ट। क्लियर है, ऊपर नहीं होता ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर नहीं होता कि नॉर्थ ऊपर, जैसे हम इसमें बोर्ड पर बनाए तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ ऊपर चला गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये वेस्ट। ये ऊपर नहीं है, नॉर्थ सामने है। जैसे हम ऐसे खड़े हुए हैं तो फेस के जस्ट सामने नॉर्थ मानेंगे, और अपनी तरफ तो नॉर्थ ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, हमारी तरफ साउथ हो गया, सामने नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, तो आप ऊपर मत समझना क्योंकि बोर्ड वर्टिकल है, आप अपनी कॉपी बनाओगे तो सामने ही आएगा नॉर्थ। ठीक है बेटा, तो हमेशा अपने फेस के सामने नॉर्थ मानिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको याद हो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद है आपको, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं, रिवीजन करा रहा हूं, है ना। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में आपको याद हो, ये मैग्नेटिक मरीडियन हुआ करता था, एक वर्टिकल प्लेन, और इस वर्टिकल प्लेन में ही अर्थ का जो डिप नीडल है ये लाई करती थी, ये डिप नीडल, इसका नॉर्थ पोल ये और साउथ पोल ये, और ये नॉर्थ पोल से ये दिखाते थे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड, या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और इसका ये एंगल डिप एंगल कहता था, डिप एंगल, इसे डिप एंगल बोलते थे। इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करें इस बी के, तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू देखें तो H की वैल्यू होगी, इसका B का कंपोनेंट करें, थीटा है तो H की वैल्यू होगी B cos थीटा, और इस वर्टिकल कंपोनेंट की देखें तो ये B sin थीटा,
बी का कंपोनेंट किया है ना दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो देखो मैं ऐसे खड़ा हूं तो जस्ट सामने क्या मानूंगा, नॉर्थ, और अपनी तरफ साउथ, और राइट हैंड में, ये राइट हैंड है मेरा, राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट। तो देखो मैंने कहा कि एच की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, और मैं ऐसे खड़े आपको समझा रहा हूं तो साउथ की तरफ मानूंगा, नॉर्थ की तरफ मानूंगा, सामने अपनी तरफ साउथ। तो ये साउथ टू नॉर्थ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट मींस एच। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो ये एच हो गया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। ये दो पॉइंट समझ में आए, ठीक है। अच्छा अब आगे हम ये पॉइंट समझ में आए पहले आपको, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको कॉन्सेंट्रेट रहने चाहिए कि अगर कोई रॉड अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलती है तो इंड्यूसिंग टनल होगा। कट करना किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको समझाया था। कट करना किसे कहते हैं, देखो जैसे हम डांडिया खेलते हैं ना, तो डांडिया खेलते समय देखो इस ऐसे ये टकराते हैं, एक ये है तो ये रॉड ऐसे टकराती है ऐसे, तो ये कट करना है, ऐसे सीधी टकरानी चाहिए परपेंडिकुलरली, तो इसे कट करना बोलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक रॉड ये ले ली और एक ये रॉड ये ली और हम ऐसे, तो ये कट करना नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि अगर ये रॉड यहां पे ना पड़ी तो कहां पड़ेगी, सीधे हैंड में, है ना, तो हाथ में लग जाएगी। तो ऐसे थोड़ी मारते हैं डांडिया में, ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये कट करना है। लेकिन ये ऐसे अगर कट कर रहा हुआ तो ये कट करना नहीं बोलेंगे, है ना, और समझ में आ रहा है। और ये भी कट करना नहीं है, इसको भी कट करना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रॉड कट करेगी तो किसे कट करना नहीं बोलेंगे, समझ में आया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसको आपकी ये रॉड कट करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको रॉड कट कर रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये ऐसे है, ऐसे कट कर रही है, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रॉड, तो ये ऐसे कट कर रही है, तो इसे कट नहीं करेंगे, ये कट नहीं कर रही है इसको, ठीक है, क्योंकि हाथ में लगेगी सीधे, तो ऐसे को कट करना नहीं बोलेंगे, समझ में आया। इसको भी कट करना नहीं बोलेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें भी हाथ टकरा रहे हैं आपस में, है ना, तो ऐसे नहीं, तो ऐसे कट करनी चाहिए, ऐसे, क्लियर है, तो उसे कट करना बोलेंगे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे और ये इसको ऐसे कट कर रही है, ठीक है। ये सब समझा चुका हूं मैं। अब न्यूमेरिकल कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये ध्यान रखना सारा, ये मैंने रिवाइज कराया है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया वहां पे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल कैसे आता है वो बताता हूं। देखो ये न्यूमेरिकल लिखा, एक जेट प्लेन है, इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली नॉर्थ एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इतनी। तो एक आपका प्लेन है, एरोप्लेन या जेट प्लेन, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है नॉर्थ में, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, इतनी। तो पहले तो क्वेश्चन में ले लेते हैं, स्पीड रखी है 1800 किलोमीटर पर हावर, इसे चेंज करिए मीटर पर सेकेंड में, तो 1800 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 18 से कट गया 100 बार, ठीक है, और ये हो गया 500 मीटर पर सेकेंड। द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ फ्लाइट। देखो ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड रखा है इस लोकेशन पर जहां ये जेट प्लेन फ्लाई कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, ये वर्टिकल प्लेन होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, और ये आपकी डिप नीडल, और ये डिप नीडल हमेशा लाई करती है इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमती है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये डायरेक्शन हो गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की, जिसकी वैल्यू गिवन है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की, देखो कितने रखे ये, अब लिख रहा है साफ साफ, द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ द फ्लाइट, तो 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डिप, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है ये, इसे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, दैट मींस 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह सकते हो, बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स, है ना, किसके क्रॉस पूछ रहा है, एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं, जैसे एरोप्लेन होते हैं ना,
जैसे ये आपका एरोप्लेन है, आपका ऐसे, ये आपका एरोप्लेन, ये ऐसे फ्लाई कर रहा है, तो इसके विंग्स कैसे होते हैं, ऐसे इसके विंग्स होते हैं। तो इस विंग्स की लंबाई दे रखी है, ये वाले विंग्स की ये लंबाई दे रखी L 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो जानते हो जो रॉड की हम कह रहे हैं ना, रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में होकर आते हैं तो उसके एंड के क्रॉस डेवलप हो जाता है BBL। तो रॉड की जगह पर ये विंग्स है, विंग्स की लंबाई दे रखी है, तो विंग्स के अक्रॉस कितना इंड्यूस डेवलप होगा। लेकिन इंड्यूस तब डेवलप होता है जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके चले। तो क्या इस एरोप्लेन की ये जो विंग्स है, क्या वो किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है? जब ये विंग्स एरोप्लेन की जो विंग्स है वो कंडक्टिंग तो होती हैं, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके चलेंगी तो उस एरोप्लेन के विंग्स के क्रॉस इंड्यूस डेवलप हो जाएगा, और कट नहीं करेंगे तो इंड्यूस डेवलप नहीं होगा। तो यही चेक करना है। तो ये चेक कैसे करें? तो देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये H, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड V। इस H की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, अभी मैंने बताया साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले ये बनाओ H, एक दो पेन ले लो, मैं अब ऐसे खड़ा हो गया हूं, तो जस्ट सामने क्या होगा, नॉर्थ, और मेरी तरफ साउथ। तो साउथ टू नॉर्थ मैंने देखो ये साउथ टू नॉर्थ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ये एरो है इधर की तरफ, डायरेक्शन हो गई H की ये, है ना। तो ये मैंने बना दिया H, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता तो अपने जस्ट सामने क्या मान था, नॉर्थ, और अपनी तरफ साउथ, नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो जाता, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ ऐसे। लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये पोजीशन ज्यादा बेटर है। इसीलिए मैं अपने सामने नॉर्थ मान रहा हूं और अपनी तरफ साउथ, और राइट हैंड पर ईस्ट और ये वेस्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब डायरेक्शन दिखा दी H, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब एरोप्लेन कैसे फ्लाई कर रहा है वो देखो, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है नॉर्थ में, दैट मींस उधर जा रहा है। तो अगर देखो एरोप्लेन अगर ऐसे जाएगा तो उसकी विंग्स ऐसे होंगी, भाई एरोप्लेन ऐसे फ्लाई करके जाएगा तो उसकी विंग्स तो ऐसे होंगी, और विंग्स ऐसे होंगी तो ये किसको कट करेगा? अगर विंग्स ऐसे हैं तो ये देखो एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है, तो विंग्स ऐसे होंगी तो किसको कट कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो एरोप्लेन ऐसे आया और इसका विंग्स ऐसे, तो ये देखो किसको कट कर रही है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। क्या इसको कट कर रही हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही हैं। एरोप्लेन ऐसे तो इसकी विंग्स ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, और इसको कट करना नहीं बोलेंगे, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। मान लो ये एक डांडिया का डंडा है ऐसे, और एक ये है, तो इसको ऐसे मारेगा तो इसमें नहीं पड़ा, अगर इस जगह पर नहीं लगा तो कहां पड़ेगा? हैंड में तो लग जाएगी। और ये ऐसे है, समझ में आया कि नहीं आपको? ऐसे, तो ये कट करना है, इसे कट करना बोलते हैं। तो ये किसको कट कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहा। तो इंड्यूस डेवलप होगा कि नहीं? तो होगा। किसको कट करने की वजह से होगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कह दो, बिटवीन द एंड्स ऑफ the wings of airplane, wings। तो कितना होगा? E बराबर VBL होता है, लेकिन B नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड आता है जिसको रॉड कट करती है। तो किसको कट कर रही है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है, V को। तो B की जगह पे क्या आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मालूम होती है कितनी? B sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B cos थीटा, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर -4, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, देन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 5/2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 5/2, जिसको विंग्स जिसको कट करेगी, जिस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगा। 5/2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। लेंथ कितनी है विंग्स की? विंग्स को रॉड माने 25 मीटर लॉन्ग, ये 25 मीटर लॉन्ग। तो देखो इससे ये कट गया 250 बार, 250 बार,
अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, सबका मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए वो वोल्ट में लिख देना, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। ये देखो इतना समझ में आया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और करके दिखाता हूं, देखो अभी देखो सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिखा, इसका पूरा कंसेप्ट मैं लेक्चर नंबर 5 में समझा दिया था, ये क्वेश्चन रह गया था इसीलिए रिपीट करना पड़ा थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन देखते हैं, ये वाला टॉपिक क्वेश्चन रह गया था बस केवल, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द विंग्स एंड एरोप्लेन 30 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन दे रखा है, लेंथ ऑफ विंग्स ऑफ एरोप्लेन, विंग्स ऑफ एरोप्लेन एल दे रखी है कितनी, 30 मीटर। इट इज लैंडिंग डाउन, है ना, तो यहाँ पे एरोप्लेन उतर रहा है नीचे, ऐसे उतरता तो ऐसे स्लोप में है, लेकिन हम ऐसे मानते हैं ऐसे नीचे उतर रहा है ऐसे, ठीक है। विद वेलोसिटी 300, तो वेलोसिटी दे रखी है हमारी यहाँ पे 300 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लें 300 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कर देते हैं। अब कह रहा है इफ वाइल लैंडिंग द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन बी ईस्ट वेस्ट, फाइंड आउट, मतलब उसके विंग्स ही कैसे उतरते समय, उस एरोप्लेन के जो विंग्स हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं, तो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द विंग्स, है ना। तो अभी मैंने जैसे बताया आपको कि ये विंग्स कौन से मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही हैं ये पता होना चाहिए। अब अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड लेंगे यहाँ पे, तो ये अर्थ का एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एच की डायरेक्शन मैंने अभी बताई आपको किधर से होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो मैं ऐसे खड़ा, जस्ट सामने क्या मान लिया मैंने, नॉर्थ, और अपनी तरफ साउथ, और ये वाला हैंड ईस्ट, राइट हैंड है ईस्ट और लेफ्ट हैंड वेस्ट। तो मैंने मैग्नेटिक इस एच की डायरेक्शन दिखाई साउथ टू नॉर्थ, तो देखो एच की डायरेक्शन हो गई है ऐसे उधर की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई उधर की तरफ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ होता है ऐसे, ये एच हो गया, ये वी। अब एरोप्लेन की जब उतर रहा है तो उसके विंग्स किधर हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये तो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, और ये वाली साउथ, राइट हैंड पर ईस्ट और ये वाले इस वाले हैंड पर वेस्ट। तो विंग्स उतरते समय ऐसे हैं, ऐसे विंग्स उतरते समय कैसे हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो उतर रहा है नीचे, तो उतर रहा है, तो देखो किसको कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये नीचे उतरेगा ऐसे, तो इसी को तो कट करेगा, देखो ऐसे आया और इसको कट कर रहा है, ऐसे आ रहा है और इसको कट करेगा, समझ में आया। देखो इस वाले एंड से पकड़ लेता हूं इसको, ये आ रहा है ऐसे और ये कट करेगा, एच को कट कर रहा है, क्या वी को भी कट कर रहा है, तो देखो वी को कट नहीं कर रहा है, इसको कट करना बोलते नहीं है ना, तो किसको कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम यहां लिख देंगे कि इफ द विंग्स आर along east west direction, east west, then they intersect H, they intersect horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। H का मतलब horizontal component of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और H को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है वैसे ये, लेकिन यहां पे कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिसको विंग्स जिसके एंड्स के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ चाहते हैं, तो रॉड के एंड के क्रॉस चाहते हैं, तो रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए चलेगी वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। विंग्स के क्रॉस चाहते हैं तो विंग्स जिस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो किसको कट कर रहा है, एच को, तो यहां पे क्या आएगा, एच आएगा। वी की वैल्यू तो दे रखे आपको ये, तो 300 इंटू 5/18, और H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां दे रखा है H। अगर H गिवन नहीं होता तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता, अगर आपको, तो कभी भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता है तो आपको साथ में ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है। अगर ये गिवन होगा तो साथ में डिप एंगल गिवन होगा, तो इस डिप एंगल और इस ये वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, तो उससे H निकाल सकते थे, B cos थीटा, ये B sin थीटा,
लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्टली एच ही दे रखा है तो और बढ़िया बात है, एच की जरूरत है हमें। 0.4 गॉस दे रखा है, पर एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं, तो -0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो एच की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। लेंथ रखे 30 मीटर। अब इसे आप सॉल्व कर लेना, ये वोल्ट में इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया ये। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द विंग्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ। इसके विंग्स किस डायरेक्शन में है, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा चेक कर लें, आ रहा है कि नहीं, नीचे कहां तक आ जाएगा, आ रहा है ना। तो ये आपका विंग्स किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है अक्रॉस द एंड्स ऑफ विंग्स। तो देखो पहले तो ये बना लेंगे, तो किसकी डायरेक्शन हो गई, एच की, साउथ टू नॉर्थ, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम एरोप्लेन की विंग्स किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे, और नीचे उतर रहा है। विंग्स देखो अब नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट था, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गया। अब देखो क्या इसको एच को कट कर रहा है, पहले लिखे करके देख लेते हैं। क्या ये तो क्या हो गई विंग्स, और ये हो गई आपका एच, तो एच को कट कर रहा है, तो इसे कट करना नहीं बोलते, तो ये कट नहीं कर रहा। इसको देखें वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसको भी कट नहीं कर रहा, इसको भी कट नहीं कर रहा है, इसको भी कट नहीं कर रहा। इसे कट करना बोलते ही नहीं है, कट ऐसे करना चाहिए, ऐसे। समझ में आया कि नहीं, विंग्स है ये, तो विंग्स ऐसे कट करनी चाहिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को, तो कट करना बोलेंगे, ऐसे नहीं। तो ये कट कर नहीं कर रहा, इसको एच को भी कट नहीं कर रहा और वी को भी कट नहीं कर रहा। एच और वी में से किसी को भी इसकी विंग्स कट नहीं कर रही, इसको भी नहीं कट कर रही और इसको भी कट नहीं कर रही, दोनों में से किसी को कट नहीं कर रही। तो हम क्या कहेंगे कि वाइल, या लिख दो, इफ द विंग्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ, then they intersect neither H nor V। इसकी जो विंग्स है वो ना तो H को कट कर रही है ना V को कट कर रही है। Therefore induced EMF between ends of wings कितना, 0। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। ये मैंने पीछे लेक्चर नंबर 5 में समझाया है। पूरा लेक्चर में ये टॉपिक मैंने वहीं पर पढ़ा दिया था पूरा अच्छी तरीके से, बट ये 2 न्यूमेरिकल रह गए थे इस टॉपिक के ऊपर, तो न्यूमेरिकल करा दिए हैं मैंने आपको। अब समझ में आया आपको, इसीलिए लेक्चर नंबर 5 देखना इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा, एक स्क्वायर मेटल है, तो देखो ये स्क्वायर मेटल का एक वायर है, वायर लूप है, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस इसका 1 ओम है। दैट मीन्स इस वायर का, ये जो वायर है पूरा, इसका रेजिस्टेंस जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका, इस पूरे का रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, यहां से यहां तक का। तो इस रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर लूप, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर मेटल वायर, स्क्वायर मेटल वायर, ये रखा है 1 ओम। ठीक है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर रखी है, तो स्क्वायर सभी साइड 10 सेंटीमीटर होंगी। और फिर कह रहा है आपसे मूव्ड अ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, तो देखो ये पूरा के पूरा ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से भी से, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ दे रखी है डायग्राम में, 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। साउंड फिगर, द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर। इस देखो ये पूरा के पूरा लूप ऐसे कनेक्टेड है इस वाले नेटवर्क से, जिसमें ईच रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, सब 3 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप वायर OS
ओ एस कहाँ है जरा देखो, ये रहा। इस वाले वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वाले वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है ओ एस का, और पी क्यू का भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओ एस एंड पी क्यू आर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल है मतलब कंसिडर नहीं करना। फिर कह रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप, स्पीड ऑफ द लूप की वैल्यू पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। सो एज टू हैव अ स्टेडी करंट 1 मिली एम्पियर, तो इस लूप को कितनी वेलोसिटी से मूव कराएं जिससे इसमें कितनी करंट फ्लो कर जाए, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर जाए। तो इस लूप में करंट की वैल्यू दे रखी है, इंड्यूस्ड करंट दे रखा है आपको, इंड्यूस्ड करंट I बराबर 1 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर इन द लूप। गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ठीक है, तो एक बार बताओ, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भाई टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट ये गिवन है, लूप में इतनी करंट फ्लो कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम पड़ जाए और टोटल रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाए सर्किट का, तो यहां पर पुट कर देंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दो पहले। देखो ये वाली जो रॉड है, केवल आप इस रॉड पे ध्यान दो, इस वाली रॉड पर एक कंडक्टिंग वायर ना एक, तो इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ ये हो गई और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये लेंथ और वेलोसिटी कैसे हैं, पैरेलल है ना। और लेंथ और वेलोसिटी अगर पैरेलल होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, 0। ये मैंने आपको पीछे समझाया है लेक्चर नंबर 5 में। तो लेंथ और वेलोसिटी अगर पैरेलल होते हैं तो कोई भी अगर तीनों में से एक भी पैरेलल होगा, जैसे हम ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वी बी एल, अगर इनमें से एक फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब वी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर इनमें से कोई भी एक पैरेलल होगा, इन तीनों पेयर में से वी बी पैरेलल हो, एल बी पैरेलल हो, वी और एल पैरेलल हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है, 0 आता है। तो इंड्यूस्ड कितना आता है, 0। ये मैंने सिखाया है आपको लेक्चर नंबर 5 में, पूरे लेक्चर नंबर 5 में ये तो सिखाया है पूरा। ठीक है, अब तो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इस वाले वायर के अक्रॉस ईएमएफ 0, क्योंकि यहाँ पे वी और एल कैसे हैं, पैरेलल। ऐसे इस वाले वायर के अक्रॉस देखो आप, इस वाले वायर के अक्रॉस, इस वाले वायर की लंबाई और वेलोसिटी भी पैरेलल है, तो इस वाले वायर के अक्रॉस भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। अब रह गया ये वाला वायर, अभी अल्कोहल इसे पूरा एक मान लो आप ऐसे, ये वाले वायर के अक्रॉस इंड्यूस्ड डेवलप होगा। तो बच्चे कहते हैं कि देखो सर ये मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है ऐसे, और वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर, और लंबाई ऐसे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं सर। देखो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। लेंथ हो गई ऐसे, ये लेंथ हो गई, देखो लेंथ ऐसे, तो आप ऐसे यहां पर बना लो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ये लेंथ है ना ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर, ये लेंथ हो गई, और मूव किधर है, आगे की तरफ। तो देखो तीनों कैसी हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो सर ऐसे, ये आपका ऐसे, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूं। ये क्या है, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये इसकी रॉड की लंबाई, ये एन एल वायर, एन एल वायर, और ये आपकी वेलोसिटी, मूव आगे कर रहा है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। क्यों पता है, क्योंकि यहां इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। देखो ये वाली जो रॉड है, ये वाली कंडक्टिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और जब इसको लूप को ऐसे चलाओगे तो ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट ही नहीं करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो कट ही नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो इसके अक्रॉस कोई इंड्यूस्ड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। लेकिन अगर आप इस वाली रॉड को देखोगे, कंडक्टिंग वायर को देखोगे, इस वाले को, तो इसकी जो लंबाई है एल 10 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी ये, पूरे लूप की वेलोसिटी ये, और मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो केवल इस वाले वायर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो इंड्यूस्ड टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, अक्रॉस एंड्स ऑफ वायर, कौन सा वाला, एम के, कितना होगा, वी बी एल। अभी इतना ही कह रहे थे,
ठीक है, इतना। तो देखो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ तो निकाल लिया भाई, ये तो सब पूरा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू तो निकाल ली। अब निकाल रहे हैं हम रेजिस्टेंस सर्किट का। तो एक बार बताओ, इस स्क्वायर का रेजिस्टेंस, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस तो 1 ओम है, ये 1 ओम है ना। पहले डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं यार, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, है ना। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किससे निकालते हो आप? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालते हैं लेंज लॉ की हेल्प से। तो याद है इसमें ये स्क्वायर लूप, ये वाला स्क्वायर लूप जो है, इतनी वाली में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एंटर क्या कर रही हैं, लाई कर रही है, इतने में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ दे रखा है, डाउनवर्ड दे रखा है ऐसे। और जब ये बाहर निकलेगा, ये लूप को आप बाहर की तरफ खींचोगे तो इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो जब इस लूप को आप बाहर खींचोगे तो इससे लिंक करने वाला ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होने लगेगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, फाई भी डिक्रीज होगा। और जब फाई डिक्रीज होगा तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो इस लूप में एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूस करंट उस कॉज का ही अपोज करती है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो हमें पहले इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढना पड़ेगा। और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या होता है? जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होता है वही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होता है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? फ्लक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है? फ्लक्स डिक्रीज होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का डिक्रीज होना। जब ये लूप बाहर की तरफ सरकेगा तो इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तभी तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करेगी, कहेगी नहीं मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं दूंगी। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, किधर की तरफ घट रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में घट रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो घट रहा है वो ये वाला है, क्रॉस वाला। तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, घटने का विरोध करेगी। तो घटने का विरोध मतलब बढ़ाने की कोशिश करेगी मैग्नेटिक फील्ड। कौन? इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश कैसे करे? अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाए, बढ़ाना चाहती है घटाना चाहती है इंड्यूस करंट? देखो ये घट रहा है तो इंड्यूस करंट बढ़ाने की कोशिश करेगी। बढ़ाने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड, और ऐड करें तो डायरेक्शन कैसे? इससे। तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है? ये इंड्यूस करंट का है। ये पहले से था, ये इंड्यूस करंट ने डेवलप किया मैग्नेटिक फील्ड। भाई करंट भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है ना। तो इंड्यूस करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में करे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब आता है? जब क्लॉकवाइज करंट हो। जब क्लॉकवाइज करंट होती है तो डाउनवर्ड आता है करंट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो अपवर्ड आता है, ठीक है। ऐसा हमने पीछे लेंज लॉ में सिखाया है आपको। तो इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट कैसे फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो करंट क्लॉकवाइज, तो करंट क्लॉकवाइज होगी भाई इसमें। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगी, यहां से कटा हुआ है ना, ये ऐसे जाएगी करंट, ऐसे इसमें जाएगी ऐसे यहाँ पे, फिर यहां से आके दो पार्ट में डिवाइड होगी। अब आपको ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इसमें कुछ देखने से कुछ आपको आइडिया आ रहा है? ये क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड। यहां से करंट एंटर करिए, दैट मींस यहां पे बैटरी जोड़ी है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो एक डायगोनल में तो सेल लगाया है, ये सेल की तरह से काम कर रहा है, यहीं से करंट फ्लो कर रहा है ना। और एक दूसरे डायगोनल में एक कॉमन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आपको याद हो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है। तो ये गिवन नेटवर्क कैसा है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहां लिख सकते हैं कि गिवन नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क बोल रहा है देखो यहां पे इसको कि नेट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क रजिस्टर। तो गिवन नेटवर्क इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहां इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इस वाले में यहां से करंट दो पार्ट डिवाइड होगी, इसमें I1 इसमें I2। तो ये करंट सीधी इसमें चली जाएगी I1 और ये सीधी इसमें, और फिर वापस मीट करके एक हो जाएगी I तो गई थी, तो ये I ऐसे,
तो करंट सर्किट में क्लॉकवाइज हो गई। करंट की डायरेक्शन पूछ रहा था, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ये लिख सकते हो। अब एक बताओ, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था हमें, टोटल रेजिस्टेंस आर, टोटल रेजिस्टेंस निकालने, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाले कैसे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, करंट सेम है, तो 3 ओम 3 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों को सीरीज में कर लें तो कितना हो जाएगा 6 ओम, लिखना आप, तो 6 ओम हो जाएगा, तो ये 6 ओम हो गया, ये तो यूजलेस हो गया, ये हट गया ये वाला, तो ये हो गया 6 ओम। ऐसे ये और ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सेम है, तो ये भी सीरीज में है, तो ये 6 ओम हो गया, ये वाला भी 6 ओम हो गया। 6 ओम और 6 ओम किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल इधर कितना रेजिस्टेंस आएगा, लिख देना आप इसको यहाँ पे, तो 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r डैश, r डबल डैश कह लो, है ना, तो ये हो जाएगा 2/6, दैट मीन्स 1/r डबल डैश, तो r डबल डैश हो जाएगा 3 ओम, भाई 1/3 हो गया, सीधा करेंगे तो 3 ओम। तो इस पूरे सर्किट का इधर की तरफ जो सर्किट आके नहीं, जो रेजिस्टेंस आ रहा है टोटल, वो 3 ओम आ रहा है, तो 3 ओम तो इस वाले वायर का हो गया, इस पूरे का, इसका रेजिस्टेंस है नहीं, इसका रेजिस्टेंस है नहीं, इसका कितना है 1 ओम, तो उसमें करंट सेम ही तो है, इसमें 3, आप सीधी जाएगी तो आई जाएगी, भाई आई गई, आई जा रही है, आई 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 ऐसे आई, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम और ये 3 ओम किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, समझ में आ गया, तो ये लिख के आप ऐसे इसका फाइंड आउट कर लेना, पहले टोटल रेजिस्टेंस इस वाले का 3 ओम आ गया, और एक इसका है रेजिस्टेंस वायर का 1 ओम, और ये किस कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं, सीरीज में, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल नेटवर्क में लिखना, होल सर्किट, होल सर्किट, पूरे सर्किट का, वो आ गया 3 ओम, तो ये रहा, और एक स्क्वायर लूप का टोटल हो गया 4 ओम। यहां पुट कर दें तो इंड्यूस्ड करंट बराबर ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ई आई की वैल्यू कितनी है, वीबीएल ओवर आर, को समझ में आया। अब आई की वैल्यू आपको मैं गिवन है 1 × 10⁻³ देखो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, आपको समझ में आया ना, आपको ये वेलोसिटी पूछ रहा था आपसे, कितनी वेलोसिटी से मूव कराए, तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी गिवन है, आई की वैल्यू है ये 1 × 10⁻³ और v की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था 2 टेस्ला, तो 2 लेंथ दे रखी थी, देखो ये एल किसकी थी, जिस एन के वायर की 10 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी थी, तो 10 × 10⁻² लेंथ हो गई, रेजिस्टेंस आया 4 ओम। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको 2 से 2 कट गया, तो 2 यहां आ गया, 2 × 10⁻³ और v × 10 की पावर ये -1 हो गई, इसको इसके नीचे ले आएंगे 10 की पावर -1, तो ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ गई 2 × 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से इस लूप को बाहर चला है, इसमें कुछ नहीं था। आप एक बात बताइए, आपको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था, तो वीबीएल क्यों समझ में आया, मैंने सारे पॉइंट बताए आपको। टोटल रेजिस्टेंस निकालना था सर्किट का, तो टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट को यहाँ पर रॉड ये पूरा लूप मूव कर रहा है ना, तो मोशनल ईएमएफ होगा, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी लिखा है, एक क्वेश्चन भी है, ये आर्टिकल है मेरे नोट्स में, आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन के रूप में लिख लिया इसको। एक रेक्टेंगल लूप, कंडक्टिंग लूप है PQRS, तो देखो ये एक कंडक्टिंग लूप है आपका, एक रेल टाइप का, एक ये फिक्स यू शेप की एक कंडक्टिंग रॉड है यू शेप की, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना, ये जो मैंने बनाया ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती। फिर कह रहा है कि इन विच आर्म RS, देखिए ये जो RS, इस पे कंडक्टिंग रॉड रख ली इस तरह से, जिसकी लेंथ है इज मूवेबल, तो केवल ये RS रॉड ही मूव करने के लिए फ्री है, बस केवल ये वाली जो रॉड है, ये वाली ये फिक्स है, ये यू शेप की, केवल इस पर अलग से रॉड रख लिया ऐसे, और इसे ही मूव कर सकते हैं, मूव करने के लिए फ्री है, मूवेबल है, जिसकी लेंथ है, इसकी रॉड की RS की लेंथ की, रॉड की लेंथ रखी है। द लूप इज केप्ट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में दिख ही रहा है आपको,
डायरेक्टेड डाउनवर्ड, तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड भी है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। आगे तरह द आर्म आर एस, ये भी अच्छी लाइन है, मूव्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड से ये आर एस मूव करनी चाहिए। डिड्यूज एन एक्सप्रेशन फॉर, पहला कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द आर एस। तो देखो पीछे भी हमने इस रॉड, अगर कोई रॉड वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो रॉड की जो लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ का हमने फॉर्मूला पीछे ड्राइव किया था, E बराबर BBL, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ किया था ड्राइव। चाहो तो एक बार और प्रूव कर सकते हो सेकंड मेथड से। सर सेकंड मेथड क्या कि अगर ये रॉड मान लो dt टाइम इंटरवल में, ये रॉड इस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में मूव करके यहां पे आ जाए, ये यहां आ गई, तो कितना डिस्टेंस चल रही है ये वाली इधर की तरफ, मान लो ये x डिस्टेंस चल रही है, या dx स्मॉल, dt टाइम इंटरवल चल रही है तो dx डिस्टेंस चल रही है, तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया। देखो पहले एरिया था ये इतना एरिया, ये जो एरिया था पहले इनिशियल जब रॉड मूव नहीं करी थी, जब ये रॉड यहां से मूव करके यहां आ गई तो अब टोटल एरिया ये वाला हो गया, टोटल एरिया ये वाला, ये वाला, लेकिन एरिया इंक्रीज कितना हुआ, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ है बस, केवल इंक्रीजिंग एरिया देखें तो वो इतना है। तो dt टाइम इंटरवल में लेट कर लेते हैं पहले, लेट इन अ टाइम dt rod RS moves through dx, है ना, लेट इन टाइम dt rod RS moves through dx। तो ये रॉड यहां से यहां तक dt टाइम इंटरवल में पहुंची तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, चेंज इन एरिया या इंक्रीजिंग एरिया कह सकते हो, चेंज इन एरिया, है ना, चेंज इन एरिया ऑफ लूप, ऑफ द लूप, तो कितना एरिया चेंज हुआ, डी लेट कर लिया भाई। पहले इस वाले पोर्शन का एरिया हमने लेट किया कितना, ए। अब जब ये रॉड, ये वाली जो रॉड है ये मूव करके यहां पर पहुंची, तो अब इस वाले पोर्शन का एरिया कितना हो गया, तो अब हो गया a प्लस डी ए, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ भाई, इतना एरिया, है ना। देखो रॉड जब यहां पे थी तो इनिशियल एरिया ये वाला, इसका एरिया ए माना, जब ये रॉड मूव करके यहां पहुंची तो लूप का एरिया, लूप ये बन गया ना, तो इस पूरे लूप का एरिया ये, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, तो ए इसमें से ये घटा दे तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ, ये इतना, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी। तो हमने चेंज इन एरिया लिखा है, एरिया नहीं लिखा, चेंज इन एरिया ऑफ द लूप, है ना, डीए, और इसकी वैल्यू लिखें तो ये डीए किस वाले पार्ट का एरिया है, केवल इतने वाले पार्ट का। तो इसकी लंबाई ये वाली कितनी है, एल, और ये लंबाई कितनी है, dx, तो कितना एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल बनना है तो एरिया कितना आएगा, l इंटू dx, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक। तो देखो यहां अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज आया, इस रॉड को यहां से यहां मूव कराएंगे तो फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा है तो लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो कितना फ्लक्स फाई बराबर कितना लिंक कर रहा है, बी ए। सर फाई बराबर बी ए कॉस जीरो कह सकते हो आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और एरिया की डायरेक्शन भी हम अंदर की तरफ ही मान लें, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है ना, तो अंदर की तरफ बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम ही मानते हैं पहले जब गिवन नहीं हो तो कितना 0 डिग्री, तो कितना लिख सकते हैं, फ्लक्स फाई बराबर बी ए इतना। लेकिन हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके अक्रॉस, आर एस के, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस आर एस अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो क्या होता है, माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है, एक किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का डी फाई, फाई की वैल्यू ये रही बी ए ओवर डी टी। तो देखो यहां बी कैसा टर्म है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट था, एरिया इंक्रीज हुआ है तो इसीलिए बी बाहर आ जाएगा, माइनस के बी डी ए ओवर डी टी ऐसे। और डी ए की वैल्यू निकाल रखी है हमने ये, तो हम यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ ले सकते हैं माइनस का बी डी ए की वैल्यू कितनी है, एल डी एक्स ओवर डी टी। और ये बताना इस रॉड ने v स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। जब ये रॉड, ये वाली रॉड यहां से यहां पे पहुंची तो उसने कितनी v स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करी, dx कितने टाइम इंटरवल में करी, dt टाइम इंटरवल में। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये भाई ये रॉड कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, v स्पीड से, dx डिस्टेंस उसने कितने टाइम इंटरवल में कवर कर ली, dt टाइम इंटरवल में लेट किया है हमने। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो माइनस के बी एल वी या वी बी एल वी, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी तो बी बी एल ऐसे। माइनस में आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर एक बात बताऊं मैं आपको, अगर इसमें डायग्राम में अगर वो क्या करता, डायग्राम में वो अगर क्या करता आपको बताता हूं। यहां पर पॉइंट समझना अच्छी तरीके से, वाला गलती नहीं है कोई भी, माइनस में ही आना चाहिए। अगर ये रॉड को किधर की तरफ मूव कराता, इधर की तरफ मूव कराता है ऐसे v वेलोसिटी से, तो रॉड इधर मूव कर रही होती तो डिस्प्लेसमेंट जो होता हमारा dx, ये जो वेलोसिटी हम जो लिख रहे हैं यहां पे ऐसे करते पूरा के पूरा ऐसे कैसे यहां तक ऐसे ले आते, और यहां लाने के बाद हम लिखते कि जो वेलोसिटी होगी यहां पे dx ओवर dt ये माइनस में होगी। ये अगर रॉड इधर मूव करे तो ये रॉड मान लो t सेकंड में यहां पे आ गई ऐसे, dt टाइम इंटरवल में ऐसे, है ना। तो ये जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा dx। तो dx नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो हम माइनस के वेलोसिटी कहेंगे, नेगेटिव में वेलोसिटी कहेंगे। अगर इधर मूव करेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव, उधर मूव करेगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव। तो अगर यहां इसे देखें तो अब dx ओवर dt की जगह पे लिखेंगे माइनस के v, और माइनस के v लिखते तो माइनस का ये पहला फॉर्मूला bl और ये माइनस का v, तो इंड्यूस्ड यहां पर आता प्लस में। कुछ समझ में आया, ठीक है। देखो इसका दूसरा फैक्टर आपको नजर दिलाता हूं, यहां का समय पहली बात ध्यान दी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, फैराडे का जो लॉ कहता है E बराबर माइनस का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम, ये होता है बराबर माइनस के फाई 2 माइनस के फाई 1 ओवर टी। इस पर ध्यान देना अच्छी तरीके से, काम का ये पॉइंट। ये एक बात बताओ, ये तो फैराडे का लॉ है हमारा, ये कौन सा फ्लक्स है, इनिशियल है फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल है। अगर एक बात बताओ, मैं ये कहता हूं कि फाइनल फ्लक्स ज्यादा है इनिशियल से, है ना, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल ज्यादा है इनिशियल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ई कैसा आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसी होगी। अगर फाई 2 ज्यादा है फाई 1 से, फाई 2 ज्यादा है फाई 1 से, तो ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव तब आएगा जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक दूसरा, अगर फाई 2 कम है फाई 1 से, देखो इनिशियल फ्लक्स ज्यादा है और फाइनल फ्लक्स कम है, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स क्या हुआ है, इनिशियल ज्यादा था फाइनल कम हो गया, तो फ्लक्स डिक्रीज हुआ है। तो अगर फ्लक्स कभी भी डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखो फाई 2 कम है फाई 1 ज्यादा, अगर फाई 1 ज्यादा होगा फाई 2 से तो यहां से कैसी वैल्यू आ रही, नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कैसे जाएगा, पॉजिटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा ये जो केस है, हमारा ये जो केस है वो ये है, हमने जो डायग्राम बनाया था वो ये था, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मेरे को बताना जो मैं पूछूं, ऐसे ये रॉड थी इनिशियली यहां पे अलग से रखी थी ऐसे, थोड़ा सा अलग से बनाया था, मोटा बनाया था, ये रॉड है ऐसे आर एस रॉड। अगर इसे ऐसे v वेलोसिटी से मूव कराएं, आफ्टर t सेकंड बाद मान लो ये रॉड यहां आ गई, तो पहले लूप क्या था हमारा, क्लोज लूप, ये वाला ऐसे।
जब ये रॉड यहां से मूव करके यहां पहुंच गई तो इस लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में तो आ रहा था। इस dx ओवर dt को क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी, तो नेगेटिव वेलोसिटी लेंथ, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा माइनस के VBL, जो इनकी शो कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहे ओनली अगर मैग्नीट्यूड दिखाना चाहें तो कितना हो गया VBL ऐसे, लेकिन आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा। समझ में आया, अच्छी तरह समझ लो कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। चलो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये वाला, ठीक है। डेरिवेशन अगर आपको करना चाहे तो इसका डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो कितना आ गया भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस RS रॉड, अक्रॉस RS, E बराबर आ गया माइनस का BVL, इतना ही लिखेंगे। तो अब सेकंड पार्ट क्या कराएंगे, सेकंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म। देखो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों होगी जरा वो समझते हैं पहले, यहां तक समझ में आपको। तो एक बार बताओ, जब इस रॉड के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ है तो सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, ये देखो ऐसे, ये सर्किट कंप्लीट है। आप चाहो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है ना, तो लेट कर लिया कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R। तो एक बात, तो अगर इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन या तो आप लेंज लॉ से निकाल लो, तो लेंज लॉ से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। जब ये रॉड ऐसे मूव करेगी ऐसे, तो इसका वो लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा, ये रॉड है और ये रॉड में मैग्नेटिक फील्ड तो ये थी ऐसे, जब ये रॉड यहां से यहां आ जाएगी तो पहले इतनी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी केवल, और जब ये रॉड यहां से यहां पर पहुंच गई तो अब इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी, तो लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गया घट गया, तो बढ़ गया, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो फ्लक्स में भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो फाई बराबर बी कॉस थीटा होता है ना, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स में चेंज आए तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। सर्किट क्लोज है कि नहीं, तो वो सर्किट क्लोज है या वैसे, तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर निकालनी है तो फ्लक्स में आए चेंज का अपोज करना है, फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज है, फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज है उसका अपोज करना है। तो फ्लक्स इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करना है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करना है, कौन विरोध करेगा, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन इस प्रकार बनाएंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का विरोध करें। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो किधर की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट कहेगी कि नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज नहीं होने देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहेगी, और घटाने के लिए डायरेक्शन कैसी, सेम या अपोजिट, मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहती है, ये बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहती है, तो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाए घटाने के लिए। अगर इसी डायरेक्शन में लगा देंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। हम तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने का विरोध कर रही है, तो घटाना चाहती है, तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, इसी डायरेक्शन में या इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट, इसके अपोजिट दैट मींस बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने डेवलप किया, इंड्यूस करंट ने। और इंड्यूस करंट अगर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस ऐसे, ठीक है। तो इस वायर में करंट डेवलप हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने लेंज लॉ में सिखाया, अगर आपको लेंज लॉ नहीं आता तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैं आपको समझा दिया बस केवल एक बार। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी ऐसे और ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज कर रही है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ गई।
अगर इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ गई है तो इंड्यूस करंट कितना होगा, तो इंड्यूस्ड करंट निकाल लेते हैं पहले। तो इंड्यूस करंट होगा I बराबर E/R, ईएमएफ और रेजिस्टेंस सर्किट का। तो ईएमएफ कितना है ये रहा, तो माइनस का VBL/R, इतनी करंट फ्लो कर रही है। साइन आपको यहाँ पे माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करेगी जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है हमेशा। क्लियर है बेटा आपको यहाँ पे। तो इंड्यूस करंट भी नेगेटिव में आई है, VBL/R। ठीक है, अब पूछा क्या था हमसे, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म RS। तो एक्सटर्नल फोर्स क्यों, जरा समझो, आगे बढ़ाता हूं, यहां तक समझ में आया। जब इस RS आर्म में करंट फ्लो करने लगेगा, इस RS आर्म में जब करंट फ्लो करेगा, तो एक टॉपिक पढ़ा है हमने, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, F बराबर IBL sin थीटा। तो जैसे इस वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा और ये इंड्यूस करंट है ना, और तो इस वायर पर, इस RS कंडक्टिंग वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि किसमें प्लेस्ड है, यूनिफॉर्मिटी प्लेस्ड है। तो देन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन आर्म RS। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, IBL sin 90 डिग्री। करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन कितना एंगल है, 90 डिग्री। करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पर फोर्स लगने लगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स FM बराबर IBL sin 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू तो 1, I की वैल्यू, तो कितना लिख दें, माइनस का VBL है ना ओवर R, ये करंट की वैल्यू और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ, sin 90 की वैल्यू 1, तो माइनस का VB² L² ओवर R, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा भाई। ठीक है, FM। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको। FM की वैल्यू माइनस के V² L² ओवर R। लेकिन एक बात तो, इसकी डायरेक्शन निकालना चाहे FM की, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट किया डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन ये ऐसे, तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, FM। समझ में आया आपको। तो एक बताओ, ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा, ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इसकी स्पीड को कम कर देगा ना भाई, मूव इधर की तरफ रॉड कर रही है और फोर्स लगने लगा इधर, तो ये रॉड की स्पीड को कम कर देगा ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है जानते हो क्वेश्चन में, कि द आर्म RS इज मूव्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जो RS आर्म है ये कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती रहे। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव द आर्म RS, क्योंकि ये इसकी स्पीड को घटाता चला जाएगा FM, और घटाएगा तो फिर एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए इस रॉड को मूव कराने के लिए। तो इस रॉड को मूव कराना चाहते हैं तो इस पर हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे, और इस एक्सटर्नल फोर्स को हम इतना लगाएं कि वो इस FM को जीरो कर दे, कैंसिल कर दे। देखो ऐसे अगर कैंसिल कर देगा तो ये फिर कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा भाई। इसकी स्पीड को घटा कौन रहा था, ये FM, ये FM इसकी स्पीड को घटाने की कोशिश करेगा, तो हम इस पर इतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम लगा दें इधर की तरफ। तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएं किसके लिए, रॉड को कांस्टेंट स्पीड चलाने के लिए, फॉर कांस्टेंट स्पीड से चलाना है अगर हमें रॉड को, तो कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल FM के इक्वल एंड अपोजिट लगाने पड़ेगा, जिसको एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा फिर वायर। तो FM की वैल्यू कितनी थी, माइनस का VB² L² ओवर R। ठीक, आप चाहो तो इन सब में माइनस साइन को छोड़ सकते हो, मैग्नीट्यूड ही ले सकते हो ओनली, और ये फिर माइनस साइन लगा के दिखा दो, कोई फर्क नहीं, दोनों ही सही है। क्लियर है आपको यहाँ तक।
समझ में आया? तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा माइनस के वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया बेटा आपका। यहां तक समझ में आया? तो देखो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये वाला आंसर। ठीक है, इतना फोर्स की रिक्वायरमेंट है इस रॉड को मूव करने के लिए, आर एस रॉड को मूव करने के लिए इतने एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा बात पॉइंट कह रहा है इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितनी होगी एंड आउटपुट पावर कितनी होगी? तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इनपुट पावर और आउटपुट पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अब। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक? तो देखो इनपुट पावर का मतलब क्या है, ये रॉड जब मूव करे तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो पावर जनरेट करेगा, रॉड मूव करेगा तो इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो पावर प्रोड्यूस करी जाएगी उसे इनपुट पावर बोलेंगे, है ना? तो इनपुट पावर के लिए देखो मैं ये क्वेश्चन निकाल देता हूं, यहां करता हूं। इनपुट पावर मतलब पावर बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालें तो पावर बाई एक्सटर्नल फोर्स कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी। सर ये कैसे आ गया पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी? तो पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, पावर का फॉर्मूला जानते होंगे वर्क ओवर टाइम। वर्क का फॉर्मूला जानते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस 0 डिग्री ओवर टाइम। ऐसे देखना फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो इधर ही लग रहा है और ये रॉड भी इधर ही डिस्प्लेस हो रही है। तो फोर्स की और ये रॉड जब ऐसे मूव करेगी तो फोर्स की और एक्सटर्नल फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। सेम होगी तो एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होगा भाई? कितनी स्पीड से मूव कर रही है रॉड वी? ये जब वी स्पीड से मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। और कौन सा फोर्स है ये? एक्सटर्नल फोर्स। तो पावर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? ये रही। तो पावर आ रही है माइनस के वी स्क्वायर एल स्क्वायर, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर रहे हैं ओवर आर इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ऐसे। समझ में आया आपको? तो पावर एक्सटर्नल पावर जो आ रही है आपकी, एक्सटर्नल पावर वो कितनी आ रही है? समझ में आया? तो एक्सटर्नल पावर आ रही है आपकी माइनस के वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर। क्लियर है? इतनी एक्सटर्नल पावर है। क्लियर है भाई? ठीक है, अब कितनी आउटपुट पावर है? तो देखो इतनी पावर जनरेट होगी, एक्सटर्नल फोर्स इतनी पावर प्रोड्यूस करेगा, तो वो पावर लॉस कहां होगी जाके? इस रेजिस्टेंस में। जब ये करंट इसमें फ्लो कराएगी तो इस रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगी एज अ हीट, तो उसे आप आउटपुट पावर कहोगे। क्या कहोगे? आउटपुट पावर। तो कितनी एनर्जी लॉस हो रही है लोड रेजिस्टेंस आर में? लोड रेजिस्टेंस आर में कितनी पावर लॉस्ट हो रही है उसे आउटपुट पावर कहेंगे। तो आउटपुट पावर देखें, आउटपुट पावर लॉस एनर्जी है पी लॉस एज अ हीट, तो कितनी? आई स्क्वेयर आर। किसमें लॉस हो रही है? इस रेजिस्टेंस में। तो पावर का फॉर्मूला पड़ा है आई स्क्वेयर इंटू आर, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी है? तो आई का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर करें, कहां है करंट का स्क्वायर भाई? ये रहा। ठीक है, इसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर इंटू, सॉरी स्क्वायर कर दिया इंटू आर स्क्वायर और इंटू आर। तो इस आर से ये आर कट गया, तो कितना आ गया? वी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर आर। ये पावर लॉस आपका है ना। तो देखो जितनी पावर, इसका देखो इसका मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड देख लो इसका मैग्नीट्यूड आप ऐसे, तो इसका माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। फिर बोल रहा हूं कि इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन की ही वैल्यू बताता है बस। इंड्यूस ईएमएफ उस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है ना। तो ये माइनस साइन आप हटा देना चाहो तो हटा सकते हो। तो ये देखो ये पावर और ये वाली पावर कैसे आ रही है? दोनों सेम आ रही है।
तो जितनी एक्सटर्नल फोर्स ने पावर जनरेट करी उतनी ही इस लोड रेजिस्टेंस में पावर लॉस्ट हो जाती है। जितनी जनरेट होती है उतनी लॉस हो रही है। समझ में, ये दोनों इक्वल होते हैं पावर। समझ आपको यहां तक ये क्लियर हुआ? ठीक है।